सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ कि आवे और हम लोगों को आने वाले चुनाव के लिए कुछ ऊर्जा देने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मालवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। बैठना सब बैठना भाई, कोई भी साथी खड़ा नहीं दिखा। मैं हर जगह कहता हूँ जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ शासन। आप भी ना खड़े। सभी साथी बैठ जाए। बोलूँ या मिलूँ? भाई सब लोग बैठ जाए, सब कोई ना। माफी पहले मांग लूंगी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, भाषा में थोड़ा अक्खड़पन है, बदतमीजी है, बैतूल की भाषा ज्यादा है, तो उसके लिए पहले ही, क्योंकि पूर्वांचल में तो बहुत प्यार से लोग बोलते हैं। अगर गाली भी देते तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छा सबको तो प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई पहले ही माफी भी मांग लेता हूँ। भाई माफ कीजिएगा कोई मेरी भाषा का बुरी लगे। दोस्तों हमारे कार्यकर्ता हमारी भाषा का बुरा नहीं मानते, सबको पता होता, बोलते सब वहां से, लेकिन फिर भी किसी को बुरा लग जाए तो उसके लिए पीछे तक आवाज नहीं आ पा रही है क्या? अरे हम ये पूछे पीछे तक आवाज आ पा रही है, नहीं आ पा रही है? आ जाएगी। देखिए, अरे कर देंगे, हमें पता है आपकी साथियों। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। ये लाइनें तो बहुत पुरानी है, लेकिन ऊर्जावान लाइनें। भाई हम तो जब भी बोलते हैं तो ऊर्जा से बढ़ जाते हैं। फूल वही चुन पाता है जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीन भाई, क्योंकि मंच भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का है। मैं वहां से चल कर आया, देखा भाई आप लोगों ने बहुत सम्मान किया। पूर्वांचल में तब जाता हूँ ना, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, अलग सम्मान मिलता है। गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, चंदौली, ये सब तो जिले हैं, ये बहुत कई बार गया हुई है तो बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन एक कमी जो देखने को मुझे मिली है, वैसे तो नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, नास्तिक तो समझता है ना, जो तर्क वितर्क करता हो, जो हर बात का जवाब देना जानता हो, उस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। तो मूर्ति पूजा, फोटो में विश्वास नहीं रखता। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी नहीं लगी आज। देखिए ये जो बैनर लगे हुए हैं सब लोग चारों तरफ, यहाँ हमारे नेता जो हैं या जिनको हम आइडल या आदर्श मानते हैं, उनका फोटो जब इन बैनरों का मैंने नहीं देखा। पहला ऐसा बैनर है जिसमें नहीं है। ठीक, तो आगे से कभी ऐसी गलती ना हो, भीम आर्मी का बैनर हो, आजाद समाज पार्टी का बैनर हो, पूरी टीम में से किसी का फोटो ना हो, लेकिन वहां पर हमारे आइडल, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो जरूर हो। इसके लिए मैं बनारस की टीम को पहले एडवांस में माफी कर देता हूँ, बाद में ये बन गए भैया माफी। देखिए मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, मैं कुछ पूछने, कुछ कहने, कुछ समझने और समझाने आया। भाषण तो बहुत लंबी चीजें बहुत कही जाती है, लगातार कही। लेकिन अगर आप आए हैं चारों दिशाओं से चल करके और कुछ ना लेकर के, तो ये भी गलत। मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ की आयोजक कमेटी का, जिसने ये आयोजन कराया, मंडलों की कमेटियों का, हमारे तमाम नेताओं का, जिले की कमेटियों का, कि भैया आपने इतना महत्वपूर्ण आयोजन कराया, मुझे यहाँ बुलाया अपने खर्च। भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, भीम आर्मी के लोग। पहली बात, अम्बेडकरवादी लोग जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखता है, सिद्धांतिक लोग होते हैं, उन पर कभी कुछ होता भी नहीं, समझे। आज मैं अपनी एक चीज तोड़ रहा हूँ, मैं कभी ज्यादा पदाधिकारियों का नाम नहीं ले रहा, जिसका याद आ गया तो लिख दिया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ है कि हमारे कार्यकर्ता नाराज होने लगे। भाई मंडल के पदाधिकारी नाराज होने लगे हैं, जैसे ज्ञान भारती बहुत पुराने साथी हैं, इनका नाम ले दूंगा, ये एडवोकेट मनोज पुराने साथी का नाम ले दूंगा, तो मंडल वाले नाराज हो जाएंगे। तो भैया तुम दो का नाम ले दिया, हमारा लिया नहीं, ये गलत। तो मैंने लिस्ट बनवा ली है, मैंने कहा लिस्ट बना दो, मैं सबके नाम ले दूंगा जो उनको लगे। लेकिन एक चीज और है, आज तो नाम ले रहा हूँ, कल जब काम पूछूंगा ना तो फिर कमरे से भगा दूंगा, मन से भगा दूंगा और काम नहीं दूंगा।
ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं रिश्तेदारी काटने नहीं आया, मैं सिर्फ ये देखना आया कि मूवमेंट की दिशा और दशा पूर्वांचल में कैसी चल रही है, खासतौर से बनारस मंडल में कैसी चल रही है, जो मनुवाद का गढ़, बिल्कुल गढ़। भाई आजाद समाज पार्टी वाराणसी मंडल के हमारे नेता विनय सागर जी, जो मुख्य मंडल प्रभारी है वाराणसी के, हमारे नेता गोरखनाथ घोष जी, हमारे नेता एस मानव जी, जितेंद्र कुमार जी, जो मंडलों में उपाध्यक्ष और प्रभारी, हमारे नेता जिलाध्यक्ष चंद्र भास्कर जी, जिन्होंने भी आपको बहुत अच्छा गाना भी सुनाया। बहुत जब चंदौली गए थे तो पूरा शोर मचा रखा था। भानु प्रताप जी जिलाध्यक्ष जौनपुर, सुनील कुमार लंकेश जी जिलाध्यक्ष वाराणसी, उमेश भारती जी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष चंदौली, सीमा प्रजापति छोटी बहन है, हम मिले जब चंदौली गए, बताया बहन ने कि मैंने फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के अपना घर त्याग दिया। इनके पिताजी ने इनको घर से कह दिया अब तू यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर चीज ही ऐसी, जो उनको पढ़ लेगा वो घर क्या वो जीवन छोड़ देगा। तो ये बेटी घर नहीं रहती, भीम आर्मी के लोग इस गुड़िया की व्यवस्था करते हैं, छोटी बहन की तरह सम्मान करते हैं और छोटी बहन की तरह इसका रक्षण करते हैं। गए थे तो कहकर आए थे टीम को कि कभी कोई आ जाए ना तो एक फोन मारिएगा, एक बार कह दीजिएगा चंदौली की कोई गली ऐसी नहीं होगी जिसको बंद ना कर दूंगा। सीमा प्रजापति छोटी बहन महिला मोर्चा अध्यक्ष, सोहन भारती उपाध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष है चंदौली के, सुधीर सोनकर जी जिला उपाध्यक्ष है जौनपुर के, राजेश कुमार सूर्यवंशी जी जिला उपाध्यक्ष है जौनपुर के, संजीव कुमार कार्यालय प्रभारी जौनपुर, वसंत राव जी हैं, दीपक कुमार जी हैं, सौरभ पुरी जी हैं, राकेश गौतम, छोटा भाई लवकुश सारी पुराना साथी है, पता नहीं जिसके लिए लग रहा है चेहरा सारा काम नहीं करता, इसके चेहरे पर लिखा हुआ है। और कुछ साथी है भीम आर्मी के, भाई वाराणसी के मंडल अध्यक्ष जी ने अपना नाम पहले लिख दिया, डॉक्टर ए.के. गौतम साहब, बहुत मजबूत साथी हमारे काम करते हैं। मंडल उपाध्यक्ष धीरेन्द्र गौतम जी, मंडल उपाध्यक्ष एस.के. शिवाजी, मंडल सचिव माननीय आलोक कुमार जी, आलोक भी बहुत पुराना साथी है हमारा। जिला प्रभारी तौफीक रजा जी वाराणसी यूनिट से जिला अध्यक्ष हमारे सदानंद जी ऊर्जावान साथी है, अभी आभार भी व्यक्त कर रहे थे। जिला उपाध्यक्ष माननीय अजय कुमार जी, जौनपुर यूनिट से एडवोकेट जिला प्रभारी एडवोकेट अमरजीत गौतम, जिला अध्यक्ष रत्नेश जी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल जी, गाजीपुर यूनिट से राजेश बागी जी, जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भारती, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार, चंदौली जिले से जिला प्रभारी अंबिका सुमन कौन है? अच्छा, जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार जी, और कुछ नाम रह गए भाई सुन लीजिएगा, इसमें भी थोड़ा सा कीजिए क्योंकि उसके बाद ही मेरे बातचीत आप लोगों से शुरू हो। मिर्जापुर मंडल से हमारे साथी आए रतन सोनकर जी, कहाँ है रतन सोनकर जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, कहाँ है रतन सोनकर जी जिला अध्यक्ष मिर्जापुर, ओम प्रकाश जिला प्रभारी जी कहाँ है मिर्जापुर, इसने नाम लिखे हैं। सोनभद्र विवेक वर्मा जी जिला अध्यक्ष विवेक वर्मा जी कहाँ है? यहाँ ही तो सामने मन से नहीं चाहिए फटाफट चारों लोग जिनके नाम लिए। क्या ये अनुशासन होता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा हो तो जिला अध्यक्ष हमारे घूमते रहेंगे और जिला प्रभारी क्या भाई किस चीज की? यहाँ बैठ के लिस्ट बनाई है ना सामने, सब लोगों ने नहीं बनाई है, पहली गलतियां माफ की जाती है। भदोही के हमारे जिला अध्यक्ष विनोद गौतम जी, बैठे सब लोग बैठिए, कहाँ बैठे? अच्छा, विक्रम जी है प्रभारी हमारे, कहाँ है? आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष सुमंत राव भास्कर, रमेश चमार मंडल उपाध्यक्ष आजमगढ़, अनूप कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष लीगल सेल, कहाँ है भाई? लीगल सेल वालों को समय नहीं दिया बोलने का। अच्छा ठीक, चलिए माफी चाहेंगे, आपका भी समय मिले लेते हैं। विनय कुमार जी है जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मऊ से, शाह आलम जी है जिला महासचिव मऊ से, डॉक्टर पी के सागर, अरे अभी आए और तो किसी का नाम नहीं रहा। अब एक टीम हमारी वाराणसी की रहेगी, आज इन्होंने भी वो कर दिया, अध्यक्ष जी सबके नाम ले दीजिएगा भाई नाम लेकर चला जाऊंगा, पद लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तौफीक रजा जी है, सदानंद जी है, धीरज कुमार, राजू भारती, विशाल चंद्रा, राजेश कुमार, राजनाथ यादव, दीपक चंद विश्वकर्मा, आकाश कुमार गौतम, अजय कुमार संकल्प, पिंटू जैसल, शिव प्रसाद, अनिल कुमार, अरविंद
चंद्राही, राजकुमार यादव, अमरजीत गौतम, राजू, मनोज, सुनील, रविंदर, शिव कुमार गौतम, पंकज, सबको मेरी ओर से मंगल कामनाएं। आप पर तथागत बुद्ध, सतगुरु रविदास जी, संत कबीर, गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद बना रहे। आपके परिवार में हमेशा मंगल। सबसे पहले तथागत बुद्ध की भूमि को और सतगुरु रविदास जी की जन्मस्थली को झुककर दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नतमस्तक। बनारस आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुजन समाज में जन्मे तमाम वो महापुरुष जिन्होंने भारत की महिलाओं के लिए, भारत के छूतों के लिए, इनके उद्धार में काम के बहुत सारे नाम है। फूले है, साहब है, अम्बेडकर है, बिरसा मुंडा साहब है, पेरियार लल्ले सिंह यादव है, बिजली पासी साहब, ऐसे तमाम नाम जिनके नाम अगर दूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ऐसे तमाम क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी स्वरूप और नतमस्तक करता हूं। आज विशेष एक महान क्रांतिकारी का जन्मदिन है, जयंती है। इनका नाम है उधम सिंह। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सरदार उधम सिंह जी ने 21 साल के बाद जनरल डायर को उसी की जमीन पर जाकर मारा, आजादी की लड़ाई। आज उनकी जयंती है। मैंने कहा था शायद कहीं से फोटो कर उनका मिल जाए तो आज उनका आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन शायद मुझे लगता है नहीं मिल पाया होगा। मैं उनको भी नमन नतमस्तक होता हूँ कि वो इतिहास जो उन्होंने बनाया है उसे पढ़कर हम लोगों को ऊर्जा मिलती है कि हमारे लोगों के साथ जब जब गलत होता है तो हम उधम सिंह के बन सकते हैं। ये ऊर्जा उनको देख करके मेरा विशेष नमन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि आपको यहाँ बैठने की आजादी, मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने की आजादी, भारत में प्रत्येक धर्म को मानने की आजादी अगर कोई देता है तो उनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैं उनको नमन नतमस्तक अब नमन नतमस्तक करता हूँ भारत के अछूतों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सिखाने वाले, मानसिक गुलामी से दूर वक्त करने वाले मान्यवर साहब काशीराम साहब, जिन्होंने हमें प्रतिनिधित्व दिया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, और ये बताया कि इस देश का वंचित समाज, इस देश का वो मजबूत तकवा, इस देश के वो लोग जो शोषण, जिन पर शोषण की सीमा पार हुई है, वो लोग अगर एकजुट हो जाए, इस देश की सत्ता उनके हाथ में आ सकती है। और ये जो आवाज बैक मार रही है ना, ये नहीं आती, इको कम पीछे। जय भीम, आवाज सही आ रही है ना? उनको भी क्रांतिकारी सलूट और नमन करता हूं, क्योंकि बनारस में हूं। बनारस को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ गंगा जी बहती है, गंगा जी बहती है ना जी भैया, जो सबके पाप धुलती है। वो एक अलग बात है कि आपके महापुरुष ने, सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने उनको अपनी उसमें कर दिया था, कर दिया था। अब क्योंकि ये गढ़ है मनुवाद का, और यहाँ फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग खड़े हुए। यहाँ वो लोग आए हुए हैं जो आडंबर को तोड़ते हैं। यहाँ वो लोग आए हुए हैं जो मानवतावाद में विश्वास रखते हैं। यहाँ वो लोग आए हुए हैं जो गैर बराबरी का विरोध करते हैं। यहाँ वो लोग आए हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। और यहाँ वो लोग भी आए हुए हैं जिनके पूर्वजों ने भीमाकोरे गांव का इतिहास है। यहाँ वो लोग। अब मैं सिर्फ एक बात पूछनी चाहता हूँ, आप भी समाज में जाकर के पूछिएगा कि फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के जो लोग चल रहे हैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, गद्दारी के साथ नहीं, बिल्कुल किसी से समझौते के साथ नहीं, क्योंकि सबको बताकर समझौते होते तो यहाँ डॉक्टर पीके सागर जो हमारे नेता हैं ये ना बैठे होते, विनय सागर जो हमारे नेता हैं ये ना बैठे होते, कमलेश सचान जो हमारे नेता हैं ये यहाँ पर ना बैठे होते। अगर समझौते के साथ चलते, समझौते नहीं किए, तभी आज ये नेता ऐसे पैदा हो गए हैं कि घर जाकर के देखोगे ना, इनकी पारिवारिक स्थितियां देखोगे तो नॉर्मल स्थिति है। अगर इनसे आज ये कह दिया जाए कि कल तुम्हारे यहाँ 20 मेहमान आने वाले हैं, तुम उस 20 मेहमानों के लिए अच्छी व्यवस्था कर दोगे, तो ये सोचेंगे 1 मिनट के लिए, 10 मिनट सेकंड सोचेंगे यार व्यवस्था कैसे हो। लेकिन ये अब ये बहुजन समाज के लीडरान पैदा हो गए हैं। ये सिर्फ इसलिए पैदा हुए कि फूले साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत इनके नेताओं ने
उन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मेरा सवाल यह है कि फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा से जो लोग समझौता करते हैं, जो समझौता करके उस विचारधारा को आगे बढ़ा देते हैं जिस विचारधारा ने हमारा सदियों शोषण किया, हमारी बेटियों का शोषण किया, हमारे पुरखों का शोषण किया, आप उनके साथ खड़े रहना पसंद करोगे या उनके साथ खड़े रहना पसंद करोगे जिन्होंने फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा करके भारत में स्थापित कर दिया? ये आपको तय करना है। राजनीति बहुत छोटी चीज है। हमने राजनीतिक दल बनाया, सब लोग, वो भी रखता है, मैं भी रखता हूँ। कभी कभी समाज के लोग पूछ लेते हैं दूसरा राजनीतिक दल क्यों बनाया, तो जवाब ये रहता है भाई बाबा साहब अम्बेडकर आरपीआई थी तो हमने बसपा क्यों बनाई, ये रहता। जिस राजनीतिक दल के, जिस सामाजिक संगठन के, जिस व्यक्ति के, जिसके परिवार के सिद्धांत मर जाते हैं, वो व्यक्ति मर जाता है, वो राजनीतिक दल मर जाता है, वो सामाजिक संगठन खत्म हो जाता है। और जिस सामाजिक संगठन के, जिस राजनीतिक दल के सिद्धांत जिंदा रहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी अगर खत्म कर दोगे ना तो वो जब भी जिंदा रहेगा, क्योंकि भीम आर्मी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। बहुत सारे तीरंदाज भारत में पैदा हुए जिन्होंने भीम आर्मी का रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह कराया, लेकिन सिद्धांत पैदा नहीं कर पाए, तो आज उनको कोई नहीं जानता। भीम आर्मी को जाना जाता है चंद्रशेखर आजाद के नाम से, ये जो बैठे हुए चेहरे इनके नाम से, तमाम उन साथियों के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत की देन है। मान्यवर काशीराम साहब का नागपुर का एक भाषण है। नागपुर में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग ये सोचते थे कि फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चलकर इस देश की व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। मैंने फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चलकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक झंडा गाड़ने का काम किया, उत्तर प्रदेश में झंडा और डंडा मजबूत करके अपनी सत्ता स्थापित करने का काम किया। तो ये कौन कहता है कि फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चलकर हम राजनीतिक सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते? मैं अपनी वो पार्टी जिसमें मेरे पूर्वजों का खून बसा है, जिसमें मेरे पूर्वजों ने, मेरी माओ ने अपना पेट काट काट करके रोटी दी है, मैं सिर्फ उस पार्टी के विषय में ये कहना चाहता हूं कि फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा भारत की वो विचारधारा है। अगर उस विचारधारा के लोग इस देश की राजगद्दी पर एक बार बैठते हैं तो जैसे पहले ये मुगलों के आने से पहले देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो बताया गया है इतिहास में, या उससे पहले सोने की चिड़िया था, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा के लोग इस देश को पूरे सोने की चिड़िया बना देंगे, ये मैं दावे से कहता हूं। लेकिन ना जाने क्यों हम हर बार मूवमेंट को खड़ा करते हैं, वो चाहे तथागत गौतम बुद्ध के रूप में हो, वो चाहे सतगुरु रविदास जी के रूप में हो, वो चाहे संत कबीर गुरु नानक के रूप में हो, या वो अन्य किसी महापुरुष के रूप में हो। जब जब हम मूवमेंट को खड़ा करते हैं तब तब उस मूवमेंट को आडंबर की ओर ले जाने के लिए कुछ लोगों को तैयार किया जाता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर हम अपनी विचारधारा वाले मूवमेंट को स्थापित कर देंगे तो भारत के अंदर असमानता का नाम नहीं रहेगा, भारत के अंदर गैर बराबरी का नाम नहीं रहेगा, भारत के अंदर जिन लोगों को आज भी अछूत कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, उनका नाम नहीं रहेगा। भारत के अंदर कैपेसिटी के आधार पर सारी व्यवस्थाएं लागू कर दी वो लोग जाते। इसी कारण से वो हर बार हमारे मूवमेंट को तोड़ते। भीम आर्मी का जन्म इसलिए हुआ कि जब जब गैर बराबरी के तौर पर हमारे लोगों को पीटा जाता, जब जब सिर्फ इसलिए कि वो बेटी एक शूद्र, एक दलित की बेटी है, उसके साथ दुराचार किया जाता है, जब जब आरक्षण पर लगातार उंगलियां उठाई जाती हैं, जब जब कोई भी मनुवादी क्या, जब जब सावरकर के लोग भारत के मूल निवासियों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, इसीलिए भीम आर्मी का निर्माण किया। मैंने सावरकर के लोग क्यों कहा? क्योंकि सावरकर देश का वो वीर है, जब जेल में गया तो उस वीर ने अंग्रेजों से लिख करके माफी मांगी थी और कहा था कि मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूं, बस मुझे तुम जेल से बाहर निकाल दियो। सावरकर इस देश का वो वीर है जिसको आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयं संघ और बीजेपी के लोग महापुरुष कहते हैं, देवता कहते हैं। अब समझिए, जिन लोगों से आपकी लड़ाई है उनकी बुनियाद झूठ पर स्थापित है, उनका साथ देने वाले झूठ पर स्थापित है। अगर उस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं,
ये जो गुलामी आज भी हमारे सिर पर चढ़कर बोलती है ना, बहुत सारे हमारे लोग, हमारे लीडर, हमारे सामाजिक लीडर, हमारे आर्थिक लोग जो उस गुलामी को, जो उनके गुलामी सर पर चढ़कर बोलती है, तो उस गुलामी को कोई अगर तोड़ सकता है तो वो आप लोग, वो लोग हैं जिनके घर में शायद आज भी एक समय का खाना ना पकता हो, एक समय खाने की व्यवस्था ना हो, जिनके घर में शायद अच्छे कपड़े ओढ़ने और पहनने के लिए ना हो, वो ही लोग हैं जो इस व्यवस्था को तोड़ सकते हैं। अगर कोई ये कहता है कि कोई एसी में पैदा होकर के कोई इस व्यवस्था को तोड़ देगा, कोई ये कहता है कि जिसके पास 1000 लाख करोड़ बीघा जमीन है वो इस व्यवस्था को तोड़ देगा, और कोई ये कहता है किसी पूंजीपति या राजनेता का बेटा इस व्यवस्था को तोड़ देगा, तो किसी कीमत पर तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जहां जहां संपन्नता ज्यादा होगी, जहां जहां राज स्थापित होगा, वहां वहां राजतंत्र का निर्माण होगा, और हम लोकतंत्र का निर्माण करने वाले लोग। लोकतंत्र का निर्माण किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है, लोगों से किया जा सकता है, एक भिखारी को राजा बनाकर किया जा सकता है, एक रिक्शा चलाने वाले को राजा बनाकर किया जा सकता है। लोकतंत्र का निर्माण आज देश में लोकतंत्र का निर्माण नहीं है। अभी साथियों ने चाय की बात करी, केतली की बात करी, जो ऑथेंटिक बात आपको बताऊंगा, इस देश में अंग्रेज आए थे, मुगलों के बाद भारत में अंग्रेज आए थे। अब सवाल ये उठता है कि वो अंग्रेज क्यों इस देश में आए और क्यों उन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। बहुत सारे लोग मेरे लाइव के माध्यम से भी, कुछ आरएसएस के लोग भी फॉलो करते हैं। अभी साथी दिखा रहे थे एक ऑथेंटिक रिपोर्ट की, अभी देहरादून के अंदर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने सभा की है, मुसलमानों के खिलाफ खूब कट्टरता से बोला है, पता नहीं क्या क्या मुसलमानों के खिलाफ कहा है। तो मैं कहने जा रहा हूं कि देश की आजादी में जो आए थे, इसका सीधा सीधा संबंध भाई मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने से होता क्या। मुसलमान तो वो मुसलमान है या इस्लाम को मानने वाले वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी में सबसे ज्यादा अपने सरों की कुर्बानी दी है। मैं नहीं कहता, ये तो इतिहास कहता हमारा कि अगर आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा मरने वालों का नाम पहली श्रेणी में आता है तो उसका नाम मुसलमान है, उसका नाम इस्लाम को मानने वाले है। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो सब जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं जानते वो समझ ले, अंग्रेज भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार करके उन्होंने इस देश की राजगद्दी पर कब्जा किया। और आज सेम स्थिति वही नहीं है। जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो आरएसएस के लोग ये कहते हैं भारत को प्रेम करते हैं, अरे भारत को प्रेम करते हो तो भारत की सारी व्यवस्थाएं को बेचने में लगे हुए हो। क्या इस देश का दलित भारत का बेटा नहीं है? इस देश का आदिवासी भारत का बेटा नहीं है? इस देश का मुसलमान भारत का बेटा नहीं है? इस देश का बैकवर्ड भारत का बेटा नहीं है? उनको देश से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। उनको सही मायने में धर्म से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जो चाटुकारिता, जो गुलामी पहले की थी, वही चाटुकारिता गुलामी वो आज कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी, ये लोग पूंजीपति कॉर्पोरेट घरानों की गुलामी कर रहे हैं, इस देश को पुनः गुलाम बनाने। मैं तो चेतावनी भी देता हूं उनको, साफ साफ कहता हूं, मैंने कहा पहले भी, जब कर्नाटक के एक एमपी ने संविधान को बदलने की बात कही थी, कर्नाटक में गया घुसा, मुझे लोगों ने बताया वो क्षेत्र का दबंग एमपी है, वो कुछ भी कर देता है, पंडित जी महाराज हैं। हमने उसके क्षेत्र में घुसकर लाइव के माध्यम से, चुनौती से, अखबार के माध्यम से, वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से उसको चैलेंज किया था कि ये भीम आर्मी या गदरा सा कार्यकर्ता तेरे क्षेत्र में आ गया है और तेरी जड़ को हिलाकर रखेगा। आज उसके क्षेत्र में भीम आर्मी का इतना बड़ा प्रभाव है कि औकात नहीं होती इसके लोगों की, समाज के लोगों की। कर्नाटक की तो अब हमें समझना है, हमें सोचना है, हमें अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना है, बिल्कुल होना है। साफ साफ समझ लीजिए कि जिस दिन संविधान पर आँच आए ना, उस दिन जो भी आपके पास हथियार हो उठाइएगा, और इस देश में वो भीमा कोरे काम का क्या कराइएगा जो 1818 में हुआ। वो भी किस लिए? वो भी किस लिए? वो तब जब ये लगने लगे कि संविधान जो हमें आजादी देता है, ये संविधान जो बेटियों को आजादी देता है, ये संविधान जो बोलने खाने की आजादी देता है, ये संविधान जो घूमने की आजादी देता है, ये नहीं रहेगा तो वो समय याद कीजिएगा जब गले में आंधी और पीछे झाड़ू बनती थी।
वो समय याद कीजिएगा जब आपकी बेटियों को देवदासी बनाया जाता था। वो समय याद कीजिएगा जब दिन के उजाले में आप चलने पर पाबंदी। वो समय याद कीजिएगा और अपना मन बना लीजिएगा, अगर संविधान नहीं तो हम भी नहीं, ये मन बना लीजिएगा और अड़ जाइए। अब बात कर रहा था लोकतंत्र की। आज के लोकतंत्र में, आज की राजनीति में, आज की व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में लोकतंत्र की बड़ी भूमिका। लोकतंत्र लोगों से बनता है, व्यक्तियों से बनता है। अकेले व्यक्ति लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते। आपका काम क्या है? सवाल ये उठता है कि जो भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, भाई मुझ पर अकेले पे तो ठेकेदारी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद भाई पर ठेकेदारी नहीं है, ये चंद शहर यहाँ बैठे हुए पर तो ठेकेदारी नहीं है। क्या ये ठेकेदारी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कंधों पर नहीं है? सर। अभी मध्य प्रदेश में आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है। कौन आवाज उठाएगा? वो मेरा ओबीसी समाज जो आज अयोध्या में लिप्त है, जो बनारस में लिप्त है, वो अपने बच्चों के भविष्य को नहीं देख पा रहा, उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व छीन लिया गया, वो शांत है। अभी सुबह उड़ीसा से फोन आया था, उन्होंने कहा भैया मध्य प्रदेश की व्यवस्था उड़ीसा में भी लागू कर दी गई। जब 2 प्रदेशों में व्यवस्था लागू हो गई है तो क्या लगता है यूपी में लागू नहीं होगी? क्या होगी सर? होगी ना सर। राजनीतिक आधार पर मिलने वाला छोटा सा टुकड़ा है, उसको छीन लिया जा रहा है। कितने राजनीतिक लोग हैं, कितने बैकवर्ड समाज के नेता हैं जो इस आवाज को बुलंदी के साथ सड़कों पर बुलंद कर रहे हैं? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? वो इसलिए नहीं मिलेंगे, अगर वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो उन पर आईडी की जांच, ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, आईबी की जांच करके उनको जेल में भेज दिया जाए। भाई एक नेता आपके पास भी है, आपके पास भी है, जिसकी आईडी की जांच, ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, आईबी की जांच होती रहती है। वो नहीं मानता, वो तो ये कहता है कि 2 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहा हूं, ये आरक्षण तुम्हारे बाप को भी लागू करना पड़ेगा। वो तो चीख चीख के कहता है, नहीं मानता, जेल भेज दो, गोली मार दो, लेकिन अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करोगे भारत की व्यवस्था को बेकार कर दो। वो नहीं मानता। कहता क्या नाम है उस नेता का? जानते हैं ना? ऐसे नहीं हाथ उठा के बताइए उस नेता का नाम। वो नहीं मानता। वो जब मैंने कहा उनको भाई यूपी के चुनाव है, थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे कहते हैं देखिए बात सुन लीजिए, बात लड़ाई अधिकारों की लड़ने की तय हुई थी, चुनाव की तय नहीं हुई थी। चुनाव तो मेरे लोग ऐसे एक बार मन बना लेंगे तो चुटकी को उठा के प्रधानमंत्री बना देंगे। बात लड़ने की तय हुई थी और मरते दम तक लड़ेंगे। जब मैं मर जाऊंगा तो आप शुरू करना, आप मर जाओगे तो ये बैठे हुए ये लोग शुरू करेंगे, और ये मर जाएंगे तो सामने बैठे हुए लोग शुरू करेंगे इस लड़ाई को। आज वो लड़ाई मजबूत कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ मेरे बहुत सारे पदाधिकारी जिले के, मंडल के, विधानसभाओं के, ब्लॉक के, गांव के भी होंगे। क्या जब किसी अधिकारी को फोन करते वो धमका देता है, उसकी हैसियत होती है धमकाने की, बात करता है ना सर, बोलता है ना, बोलता है ना सर, क्या बात? ये जुनून जोश कहां से पैदा हुआ? भीम आर्मी से पैदा हुआ ना। तो जाइए गांव-गांव जाकर लोगों को बताइए, ये जो ताकत है, ये जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की चेतना, साहब काशीराम साहब की चेतना आई है, इस चेतना का मुख्य कारण कुछ है तो उसका नाम भीम आर्मी है। अब काम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर किसी के लिए करना है तो संगठन का नाम भीम आर्मी। अब मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। आज हमारे फोन पर डीएम खड़ा होकर के बात सुनता है, किसी बेटी के साथ गलत हो जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए, एक फोन हमारे पदाधिकारी का चला जाए तो बड़े से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी खड़े होकर बात सुनता है। अभी पिछली बार भाई यहाँ आए थे तो कुछ मामला हो गया, कहीं भाई धरने पर बैठ गए तो पीके सागर को कहा अबे तेरे फोन में ताकत नहीं रही क्या? तो पीके सागर ने फटाफट कभी फोन, कभी एसएसपी को फोन, और यही जिस लैंग्वेज में भाई ने इनको कहा था, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है, तो इसी लैंग्वेज में इन्होंने भी अधिकारियों को कहा कि अगर व्यवस्था सही ना हुई तो यहाँ से पूरे पूर्वांचल की व्यवस्था बिगाड़ूंगा। ये बैठे हुए आपके इन्होंने कहा। लेकिन यार एक चीज है,
कि जब तक हम कैबिनेट में नहीं चले जाते, हम का मतलब है भीम आर्मी के लोग या आजाद समाज पार्टी लोग कैबिनेट में नहीं चले जाते, यानी कि विधानसभा और संसद में नहीं चले जाते, ना तो हम अपने एक भी व्यक्ति को नौकरी दिला सकते, ना किसी के लिए कानून बना सकते, ना किसी को अधिकार दिला सकते। अभी कोई लड़ाई होती है 2 अप्रैल तो याद होगा ना, कितने लोगों को याद है? हाथ खड़े करके बताओ। 2 अप्रैल में कुछ बहुत सारे भाई खोए थे। अगर आपके चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता विधानसभा में बैठे होते तो आपको 13 भाइयों खोने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती ना। तो ये समझने का विषय है, ये सोचने का विषय है। भीम आर्मी में आइए, सीखिए, राजनीतिक पहचानिए कि सामने वाले की राजनीति क्या है, अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए और इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर काबिज हो जाइए। फिर दोबारा से 2 अप्रैल करने की नौबत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन ये समाज वो भी समाज है। 2 अप्रैल के बाद एक घटना और हुई, बताइए क्या हुई थी? याद है किसी को? क्या था 23 मार्च? नहीं, गलत। एक संविधान जलाया था, घटना और हुई थी। संविधान जलाया गया था दिल्ली में जी। नहीं, वो भी नहीं। संविधान जलाया गया था दिल्ली में जी। बिल्कुल, दिल्ली की संसद की गलियों के सामने कुछ सावरकर की औलादों ने संविधान को जलाया था। कितने लोगों को पता है? चलिए मैं मान लेता हूं सबको पता है। अब वो लोग हाथ उठाएं जिन्होंने अपने जिले में विधानसभा में अपने विधायक को, एमपी को, मंत्री को, डीएम को, कलेक्टर को, वहां के थाना अध्यक्ष को जाकर के विरोध दर्ज किया था कि संविधान जलाया गया, उन लोगों को देशद्रोह का मुकदमा लग के देश की नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं वो भी हाथ खड़े, झूठ हाथ खड़े मत कीजिएगा। अच्छे वो ज्ञापन मंगा लूंगा। देखिए ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मछुआरे भी उठाए हाथ, जिन्होंने किया था ईमानदार उठाएगा, झूठ मत बोलेगा। ये बुद्ध की, गुरु रविदास जी की नगरी है। 5% लोग नहीं है, 2% लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया था। क्या निकम्मे नाकारा लोग नहीं है क्या? नहीं है? जोर से बताइए, है ना? संविधान चलता और हम सवाल भी नहीं कर सकते यार। समझिए मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर अधिकार चाहते हो ना तो अपना खुद का वर्चस्व त्याग करके, ये बिना सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, नहीं, ये सोच करके जब बाबा साहब अम्बेडकर काम कर रहे थे उनको क्या मिला, जब साहब काशीराम साहब काम कर रहे थे उनको क्या मिला, जब तथागत बुद्ध काम कर रहे थे उनको क्या मिला, ये सोच करके सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के लिए गांव-गांव जा करके भीम आर्मी का झंडा और डंडा बुलंद करने का काम, सिर्फ इतना काम करना। इस देश की व्यवस्था को बदला कैसे करता है वो तो हम खुद जानते हैं। आपने भी पार्टी का निर्माण भी किया जिसका नाम आजाद समाज पार्टी। काशीराम में भी हमारे मंडल प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी संगठन के लोग चीख चीख के गाते आजाद समाज पार्टी काशीराम, आजाद समाज पार्टी काशीराम। वो सही में पार्टी नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुजनों के सत्ता प्राप्त करने का एक रास्ता है, बहुजनों का एक मूवमेंट और मिशन है। इसको मजबूती से हम लोग गरीब लोग चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो मूवमेंट और मिशन चलेगा कैसे? देखिए, सहारा देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। मेरा मतलब समझिए, मैं कहना चाहता था सहारा देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी किसी को फोन करे कि इतनी मदद की आवश्यकता है, अगर वो किसी से सहारा लेता तो इतनी ताकत रख सकता है कि वो इसी क्षेत्र में इन्हीं लोगों में 20,000 लोग इकट्ठे करा सकता है। सिर्फ उन्हें ये कह करके भाई आप व्यवस्था कर दीजिए, हम आपकी मदद करें। लेकिन जो सहारा देता है वो इशारा भी देता है, वो इशारा भी करता है। नहीं, मैंने तेरी मदद की है, अब यहाँ पर सरकार कैसे चलेगी हम तय करेंगे, यहाँ पर तुम कैसे चलोगे हम तय करेंगे। लेकिन क्योंकि सिद्धांतिक लोग हैं ये काम नहीं होता। तो अब सहारे की आवश्यकता है। अब पार्टी और संगठन को आपके सहारे की आवश्यकता है, समाज के सहारे की आवश्यकता है, किसी एक व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता नहीं है। अब आपके 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की आवश्यकता है, बिल्कुल है। अगर आप चाहते हो ये जो ताकत, ये जो ऊर्जा आप लोगों के अंदर पैदा हुई है, अगर आप चाहते हो कि ये ऊर्जा लगातार बनी रहे और जिसको भरम हो दिमाग में नहीं उसके अंदर पहले से ऊर्जा है, तो पूछेगा हमसे 20 साल पहले जाकर के, 30 साल पहले जो हमारे साथ थी, उनसे पूछेगा जाकर के हम लोगों की स्थिति क्या थी।
ये जो कार्यक्रम होते हैं इनका खर्च कहाँ से आएगा? मेरे आने का किराया कहाँ से आएगा? जो रोटी मुझे खिलाते हैं वो कहाँ से आएगी? इस पर चिंतन करना जरूरी है। अगर इस पर चिंतन नहीं होगा ना तो ज्यादा दिन नहीं चल पाए, बिल्कुल नहीं चल पाए, क्योंकि बिकना तो हमसे आता नहीं है, बिक तो किसी में पाएंगे नहीं, लेकिन सिद्धांतों को पालते पालते खुद खत्म हो जाएंगे। अब आप लोग तय कीजिए, आप लोग तय कीजिए कि जिस प्रकार से साहब काशीराम साहब के मूवमेंट चलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने पेट काट काट करके एक रोटी खा करके उनको मूवमेंट चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था की, चलने की व्यवस्था की, लेटने की और खाने की व्यवस्था की, ये व्यवस्था मैं आपसे भी मांगता हूँ। मैं पूरे पूर्वांचल के लोगों से व्यवस्था मांगता हूँ, पूरे पूर्वांचल के लोगों से व्यवस्था मांगता हूँ। ये पूर्वांचल वही पूर्वांचल है जहाँ वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग पैदा हुए हैं। ये पूर्वांचल वही पूर्वांचल है जहाँ ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग पैदा हुए हैं। अगर पूर्वांचल ने एक बार मन में बिठाया ना, नहीं अब मदद करने पर आना है, तो मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश के संगठन को चलाने के लिए हमें किसी नेता की, किसी व्यापारी की, किसी बिजनेसमैन की जरूरत पड़ने वाली है। ये मेरा समाज काफी है, अगर 2 रुपए का भी मन बना लेता। अब तय आपको करना है, इस व्यवस्था को बढ़ाना है या व्यवस्था को यही रोकना है। हम तो चलते चले जाएंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम, जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, इसमें तो खर्चा होता है ना, या नहीं होता? होता है। तो आज के बाद जब किसी कार्यक्रम में जाए, खासतौर से भीम आर्मी के कार्यक्रम में जाए, तो अपने किराए के साथ साथ, अपनी रोटी के साथ साथ, जितनी आपकी एक नोट की व्यवस्था हो, 10 रुपए की व्यवस्था हो तो 10 रुपए, और 100 की व्यवस्था हो तो 100 रुपए, और 1000 की व्यवस्था हो तो 1000 रुपए, कम से कम कार्यक्रम के टेंट का और साउंड का खर्चा तो समाज के लोग निकाल लें। ऐसा कर देंगे। देखिए, मैं कह रहा था, साथियों ने दान पेटी भी तैयार की हुई है पहले से ही, तो इसमें जो है ना, जो जिसकी जितनी इच्छा, और भाई सुन लीजिए, दान पेटी रखने वाले लोग, जितना दान इसमें आएगा वो आप सार्वजनिक करेंगे। अगर इसमें 100 रुपए आते हैं ना, तो समाज के लोगों को पता होना चाहिए दान पेटी में 100 रुपए आए, ठीक। और आगे से मैं किसी कार्यक्रम में जाऊंगा तो उस कार्यक्रम का खर्चा कितना है ये आप मुझे बताएंगे, किस व्यक्ति ने कितनी मदद की है, कितना पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, कितना। भाई बहुत फरमाया है, डॉक्टर पी के सागर साहब सबसे बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ, और हमारे 2-3 पदाधिकारी सबसे बड़े यहाँ पर, मिशन 78 के डॉक्टर पी के सागर और लीगल सेल के। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूँ भाई, बिल्कुल सहमत हूँ। अभी बदल दीजिए, अभी बदल दीजिए। तो ये सही बैठ जाइए, अव्यवस्था नहीं, अभी जाऊँगा, थोड़ा क्रोधी भी हूँ, अव्यवस्था नहीं। तो ये सहयोग जो है ना, ये सहयोग इस देश की राजनीति की ओर आपको लेकर नहीं चलेगा। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा भाई, कल एक्सीडेंट में हमारे साथ कुछ हो जाए, इतने सारे लोग दुश्मन है, कल कोई गोली मार दे, कुछ पता थोड़ा ही है। लेकिन एक बार अगर व्यवस्था लागू हुई तो व्यवस्था टूटेगी नहीं। भीम आर्मी के लोगों ने अपना खून पसीना देकर के इस व्यवस्था को खड़ा किया है। अगर मैं साथियों के सहयोग की बात करूं, खुद का जो काम किया गया उसको एक तरफ निकाल कर रख दूं, उसको कह दूं कि हमारा चंद्रशेखर भाई का, मंजीर भाई का, कान भाई का काम कुछ नहीं था, लेकिन जो साथियों ने उसके बाद काम किया है वो वाकई काम। आप जानते हैं, आपके नेता एक ऐसा नेता है जो भारत में अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसका टाइम्स मैगजीन में पहले नंबर पर स्थान आता है, भारत का पहला नेता है। और भारत का मनोवादी सिस्टम देखिए, क्योंकि वो जाति से शुद्र है, जाति से दलित है, इसलिए उसके साथ साथ 5-4 विदेशी और जोड़ दिए जिन पर नागरिकता विदेशों की है। देखिए जाति का कितना बड़ा था। ये लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये लड़ाई अब किसी के मरने पर भी खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई जब तक जल जंगल जमीन में भारत की हिस्सेदारी हम लोगों की नहीं सुनिश्चित हो जाती, जब तक वो वर्ग जो सदियों से पिछड़ा रहा है, जो सदियों से बहुत दूर खड़ा रहा है, जब तक उस वर्ग की हिस्सेदारी तय नहीं हो जाती, तब तक इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या हल नहीं हो जाती, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। सरकार हमारी आ जाएगी तब भी ये लड़ाई चलेगी, सरकार दूसरे की रहेगी तब भी लड़ाई मजबूती से चलेगी। अब आप लोगों को क्या करना है ये भी समझ लीजिए।
भाई 5 मिनट और बैठ जा, छोड़ना बचा, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, इस पर अगर हम अमल हो गया तो इन चीजों से बहुत सारी चीजें हिल जाती है। अब हमें करना क्या है ये समझिए। देखिए, देश की बड़ी पार्टी है, देश की अब विश्व की बड़ी पार्टी बीजेपी है, कई हजार करोड़ के मालिक, लाख करोड़ के मालिक ना हो, वो जब मर्जी आए चैनल खरीद ले, जब मर्जी आए जुडिशरी में कुछ करा दे, जब मर्जी जो होता है वो करा देता है। तो उनके प्रचार का माध्यम तो उनके पास पैसा है, खूब पैसा है, जिससे वो प्रचार कर लेता है। और भी तमाम राजनीतिक दल जो भारत में है, जिनकी पेटियां भरी पड़ी हैं, उनके पास ही प्रचार के अपने संसाधन है, पैसे से हो जाता है। लेकिन भीम आर्मी के पास नहीं है। ये बैठे हुए मंडल प्रभारी आपके, ये मंडल भाई सुमंत राव, गलत बात है यार। अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात में आपके चेहरे पर हंसी है तो भाई मुझे तो लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। ये नहीं, ये आपके पार्टी के मंडल प्रभारी हैं। इनकी स्थिति ऐसी है कि 50 बैनर नहीं छपवा सकते। क्यों कहते हैं दही अभी जो है स्थिति नाजुक है। ये आपके महासचिव हैं, 50 बैनर नहीं संगठन के लगा सकते। कारण है कहां से लाएंगे भाई? पारिवारिक जो हमारे पूर्वज थे उतने मजबूत तो थे नहीं, लेकिन हाँ एक ताकत है भाई, एक ताकत है हमें कि अगर हम चाहें और अपनी 10 मिनट डेली की निकाल लें, फोन के माध्यम से या 8 दोस्त रिश्तेदारों के माध्यम से उन्हें बताएं कि भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं, मैंने सब ये कहेंगे मैंने एक पार्टी का निर्माण किया है, जिस पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है। उस पार्टी को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में स्थापित करना है। कुछ 10 मिनट के फोन के माध्यम से वो प्रचार करना शुरू कर दे, जो लोगों के दिमाग में जैसे भीम आर्मी है ऐसे इस पार्टी का नाम छप जाए। फिर देखिएगा व्यवस्था कैसे बदलेगी। जो लोग राजनीति में ना होते हुए, ना डरते और ना दबते हो, ये सोचिए जिस दिन वो लोग राजनीति में पहुंच जाएंगे, जिस दिन संसद विधानसभा में पहुंच जाएंगे, तो क्या हाल करेंगे ये सोचिएगा। आपका नेता ऐसा नेता है कि हाथरस में जाता है रात को और सुबह तक सरकार सड़क बना देती है। कुछ नहीं है, ना प्रधान है, ना वार्ड मेंबर है, ना पीडीसी है, विधायक एमपी तो दूर की बात है। आपका नेता ऐसा नहीं, और एक नेता ऐसा नहीं है, ये सारे नेता ऐसे हैं, सारे के साथ। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो मैंने बातें कही है, ये दर्द जो मैंने आपसे साझा किया है, जो अंदर जो पीड़ा मेरे है वो जो साझा की है, गर्मा गर्म भाषण तो मैं भी दे देता, ताले में भी बटोर देता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंदर की पीड़ा मैंने समाज के लोगों से साझा की है, आज हम मंडल के पदाधिकारी की समीक्षा बैठक की, उस समीक्षा में जो मैंने साझा किया उस पर आप लोग जरूर गौर फरमाएंगे और संगठन, पार्टी इन सबको मजबूत करने का काम करेंगे। चुनाव चिन्ह सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा और उसके बाद दूसरा भाग शुरू होगा। जो पदाधिकारी हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, वो बैठे रहेंगे। जो पदाधिकारी नहीं, वे खाने की व्यवस्था तो की है ना आप लोगों ने। जो पदाधिकारी नहीं है वो चुपचाप उठेंगे, वहां जाकर खाना खाएंगे चुपचाप और आएंगे, फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल खुली भी समीक्षा इसलिए करना चाहता हूँ कि जो नए कार्यकर्ता पदाधिकारी वो सीख सके भीम आर्मी का काम किस तरीके से चलता है, भीम आर्मी के लीडर जो है वो किस तरीके से समीक्षा करते हैं। चल रहे अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में। अब तमाम मंडल के पदाधिकारी, तमाम जिले के पदाधिकारी वो अगली लाइनों में आ जाएं।